वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन विलेज एकेडमी। मैं गजेंद्र कुमार त्रिपाठी आप सबके लिए भारत का संवैधानिक विकास भाग 1 लेकर आया हूँ। हम सब इस भाग में भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार रही है उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद भाग 2 भाग 3 आएगा जिसमें संपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। भारत के संविधान का विकास किस प्रकार हुआ है, किन किन अधिनियमों की मदद से हुआ है, क्या ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सभी अधिनियम भारतीय संविधान में समाहित हैं या उनकी मदद से कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो भारतीय लोगों के लिए उपयोगी हों और आरामदायक हों। भाग 1 में हम लोग कुछ बातों का अध्ययन करेंगे, जैसे भारतीय संविधान के निर्माण की एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। भारतीय संविधान जो बना उसके पीछे 200-300 सालों का समय लगा। यह डिसाइड पहले नहीं था कि संविधान बनेगा, लेकिन समय समय पर परिवर्तन होते रहे। ब्रिटिश संसद द्वारा नियम अधिनियम पारित होते रहे। उन नियमों अधिनियमों को इकट्ठा करके एक संविधान का रूप दिया। कुछ परिवर्तन भारतीय संविधान सभा ने अपने लोगों की सहमति के द्वारा भी किए हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण में भारतीय संविधान सभा के लोगों ने ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम एवं चार्टर मीन्स लिखित अधिनियम पन्नों पर से बहुत मदद ग्रहण की, जिन्हें महारानी के द्वारा भारत पर शासन के लिए तैयार कर भारत भेजा गया था। इन सब नियमों को हम संविधान की पृष्ठभूमि कह सकते हैं। पृष्ठभूमि का मतलब जिस आधार पर हमारी कोई चीज़ तैयार की जाती है, अर्थात महारानी के द्वारा जो अधिनियम और चार्टर भारत में शासन के लिए भेजे जाते थे, उनके आधार पर किस प्रकार से हमने अपने संविधान का निर्माण किया है, उनकी मदद से, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, उनकी मदद से, उन नियमों अधिनियमों चार्टरों के मदद से हमने अपने संविधान को अपने भारतीय लोगों के लिए किस प्रकार तैयार किया, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत में संवैधानिक विकास को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहला कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1600 ईस्वी में भारत आई और 1858 तक उसका शासन भारत में रहा। 1857 की क्रांति के बाद महारानी ने अपने हाथों में भारतीय शासन की कमान संभाली। दूसरा ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास जो 1857 या 58 से लेकर के 1947 तक चला, आज़ादी तक। सबसे पहला कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास जो 1600 से 1857 या 58 ईस्वी तक चला। इस अवधि में इस अधिनियम के बारे में हम देखते हैं, इस समय के बारे में। इस अवधि में जितने भी अधिनियम इंग्लैंड से भारत आए, सबका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को ब्रिटिश संसद के अनुकूल बनाए रखना, जिससे कंपनी अपनी मनमानी न कर सके। ठीक है, कंपनी भारत पर मनमानी न कर सके। कोई भी कंपनी हो वो सरकार के अधीन रहकर किसी देश में व्यापार करे, हर देश की सरकार यही चाहती है। महारानी इंग्लैंड की भी यही चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने गई है और जो भारत में व्यापार कर रही है, वो अपनी मनमानी न कर सके, हमारे अधीन रहकर ही व्यापार करे। इसलिए समय समय पर
इंग्लैंड की महारानी या संसद के द्वारा कंपनी के लिए नियम पारित किए जाते थे। सबसे पहला जो नियम आया, जिसको राजलेख 1600 कहते हैं, 1600 ईस्वी में, आज से 400 साल पहले राजलेख राजा के द्वारा लिखा गया नियम राजलेख कहलाता है। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एसएससी, बैंक, रेलवे या यूपीएससी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, यहीं से बनना स्टार्ट होते हैं। किस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया? राजलेख 1600, 1773, 1833। इस प्रकार से कई ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, जिसमें से सही होगा राजलेख 1600 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। भारत में शासन की समस्त शक्तियां गवर्नर और उसकी 24 सदस्यों वाली परिषद को सौंप दी गई। अर्थात कंपनी का एक गवर्नर होता था और उसकी मदद के लिए 24 सदस्यों की एक टीम होती थी। ठीक है, कितने सदस्यों की? 24 सदस्यों की। ये संख्या आपको याद रहे। गवर्नर समेत इस परिषद को कुछ नियम और अध्यादेश बनाने का अधिकार था, जो नियम कंपनी को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोगी हों। कहने का मतलब मेन नियम कैसे क्या करना है वो तो इंग्लैंड की संसद पारित करती थी, लेकिन कुछ नियम गवर्नर भी अपनी सुविधा की दृष्टि से वातावरण के अनुकूल बना सकता था, जिससे कंपनी को सुचारू रूप से आसानी से चलाया जा सके। हर बात के लिए नियम संसद से नहीं आ सकता था। कुछ व्यवहारिक नियमों को गवर्नर अपने मस्तिष्क का यूज करके भी बना सकता था। तीसरा पॉइंट है, भारत में कंपनी के शासन को अच्छे से चलाने के लिए मुंबई, मद्रास और कोलकाता को प्रेसिडेंसी नगर बना दिया गया। अर्थात 3 हेडक्वार्टर बनाए गए, 3 मुख्य नगर बनाए गए भारत के, जिनमें से मुंबई, मद्रास और कोलकाता प्रमुख था। मुंबई, मद्रास और कोलकाता प्रमुख रूप से था। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजलेख 1726 की। इस राजलेख के द्वारा कोलकाता, मुंबई और मद्रास, तीनों का नाम याद रखिएगा, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, ठीक है, प्रेसिडेंसी के गवर्नर वह उसकी परिषद को वृद्धि बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम था। मतलब अब गवर्नर और उसकी परिषद को नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। व्यवहारिक नियम नहीं, कुछ कठोर नियम भी वह बना सकता था, लेकिन वह नियम बनाने की कुछ शर्तें थी। इससे पहले कंपनी के लिए इंग्लैंड में स्थित निदेशक बोर्ड, इसका नाम याद रखिएगा, निदेशक बोर्ड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और हिंदी में निदेशक मंडल, ठीक है, को यह शक्ति प्रदान थी। नियम बनाने की शक्ति निदेशक बोर्ड को प्रदान थी, लेकिन अब यह शक्ति गवर्नर को प्रदान कर दी गई। किंतु गवर्नर और उसकी परिषद की यह शक्ति सीमित थी। ऐसा कोई भी नियम गवर्नर या उसकी परिषद द्वारा नहीं बनाया जा सकता था जो इंग्लैंड की संसद के विरुद्ध हो और निदेशक बोर्ड जब तक उसे अनुमति न प्रदान करे। अर्थात निदेशक बोर्ड को उसके कार्यभार को कम करने के लिए यह नियम बनाने की शक्ति गवर्नर को दी गई, किंतु लास्ट अर्थात अंतिम रूप से सिग्नेचर या अनुमति कौन प्रदान करता? या तो इंग्लैंड की संसद या तो निदेशक बोर्ड। मतलब इंग्लैंड की संसद के विरुद्ध वह नहीं हो सकता था कोई भी नियम, ठीक है। अर्थात काम हम आपसे करवाएंगे,
लेकिन वो सही है कि गलत है ये हम डिसाइड करेंगे। ये किसका कहना था? निदेशक बोर्ड का, कंपनी को या कंपनी के गवर्नर या उसकी परिषद को। वहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स स्टार्ट होते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया, अर्थात पहली बार सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत हुई भारत में। ठीक है, मतलब व्यवस्थित रूप से स्ट्रिक्टली काम कब से चालू हुआ? 1773 से, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। बंगाल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और मुंबई तथा मद्रास को कोलकाता मीन्स बंगाल, कोलकाता के अधीन कर दिया गया। इस गवर्नर को युद्ध, संधि और राजस्व संबंधी अधिकार प्रदान किए गए। अर्थात ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो उसकी इच्छा हो तो वो युद्ध कर सकता था, बिना इंग्लैंड की संसद की अनुमति के वह संधि कर सकता था, और राजस्व संबंधी भी अधिकार उसे प्रदान किए गए। राजस्व मीन्स कर वसूली, ये जो भी और भी चीज़ें आती हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में ये आता है। बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। 1773 की और बातें, गवर्नर जनरल को परामर्श देने के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद का निर्माण किया गया, जो बहुमत के आधार पर निर्णय लेती थी। बस सदस्यों की संख्या याद रखिए, 4 सदस्यों की एक परिषद थी। ठीक है। बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई, जिसके अधिकार क्षेत्र में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र आते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अधिकार क्षेत्र में बंगाल आता था, बिहार आता था और उड़ीसा के क्षेत्र आते थे। ठीक है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कुल मिला के 4 थे, एक मुख्य और 3 अन्य। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल, ठीक है, कंपनी पर नियंत्रण फिर से मजबूत हो गया। जब ये 1773 एक्ट आया तो जो नियम गवर्नर को या कंपनी को बनाने के लिए दे दिए गए थे, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अर्थात निदेशक मंडल ने फिर से कंपनी पर नियंत्रण मजबूत किया और कंपनी के लिए यह नियम बनाया गया, यह अनिवार्य कर दिया गया कि भारत से संबंधी राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों संबंधी समस्त जानकारियां अत्यंत जरूरी या आवश्यक रूप से आपको ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा। अर्थात कंपनी के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि भारत से संबंधी राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी आप किसी भी हालत में ब्रिटिश सरकार को सूचना देंगे। ठीक है, यहाँ तक आज का मेरा पहला भाग था भारत का संवैधानिक विकास का। हम फिर मिलेंगे भाग 2 में पिट्स एक्ट से। आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम आपके सामने आएंगे एक नए वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए मेहनत ऐसे ही करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं गजेंद्र कुमार त्रिपाठी, आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद।